अब उसको वेट करना पड़ेगा। तो ये जो 5-6 तरह की जो चैलेंजेस हैं, है ना, लगातार बढ़ती कॉस्ट, पानी की समस्या, खरपतवार की समस्या, कीड़ों की समस्या, खाद की समस्या और बदलते क्लाइमेट की समस्या, इन सब का अगर आपको समाधान लेना है तो एक ही मंच पर मल्टी लेयर फार्मिंग आपको ये दे सकती है, ठीक है। और मल्टी लेयर फार्मिंग में भी कौन सा, ये वाला मॉडल जो हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब मल्टी लेयर में भी बहुत सारे मॉडल हैं, लोगों के और बहुत सारे मॉडल होंगे, पर हम इस मॉडल की बात कर रहे हैं। सो इस मॉडल में बेसिकली हमको क्या करना होता है, एक कॉमन बात हम लोग समझ लें। जैसे हमको अपनी क्षमता से काम करने के लिए क्या चाहिए होता है, एक अनुकूल वातावरण, सही है कि नहीं है। एक आइडल कंडीशन चाहिए होती है कि भाई जो है ना, हम भूखे भी ना रहें और बहुत ज़्यादा जो है ऐसा भी ना हो कि गले से खा लिया है, ठीक है, ऐसा भी ना हो, बहुत ज़्यादा प्यासे भी ना रहें और ऐसा भी ना हो कि जो है पानी में डूबे हों। इस तरह मतलब कुल मिला के बात यह है कि हमें एक आइडल कंडीशन चाहिए अपन को अच्छे से वर्किंग करने के लिए। एक सामान्य रूप से एक इंसान को अच्छा काम करने के लिए एक अनुकूल वातावरण की आवश्यकता होती है। वो पानी के लेवल पे भी होता है, हो सकता है भूख के लेवल पे भी हो सकता है, वातावरण के लेवल पे भी हो सकता है, इन्वायरमेंट के लेवल पे भी हो सकता है कि भैया उसे बहुत ज़्यादा ठंड में काम करने में नहीं बनेगा, ना बहुत ज़्यादा गर्मी में काम करने में बनेगा। एक अनुकूल तापमान, एक अनुकूल वातावरण चाहिए, एक सामान्य स्थिति चाहिए, उसमें व्यक्ति अच्छे से काम करेगा। सही है कि नहीं है, है ना। अगर अनुकूल वातावरण ना हो तो क्या आप अच्छे से काम कर पाओगे? बहुत तेज धूप में आप अपनी प्रोडक्टिविटी नहीं दे पाओगे, बहुत ज़्यादा बारिश में भी नहीं दे पाओगे, बहुत ज़्यादा ठंडी में भी नहीं दे पाओगे, भूखे भी नहीं दे सकते हैं और प्यासे भी नहीं दे सकते हैं। तो एक सामान्य स्थिति चाहिए। ठीक उसी तरह पौधों को भी ग्रो करने के लिए एक सामान्य स्थिति चाहिए। अब ये बात हम कभी समझ नहीं पाते हैं। हमको लगता है बीज डाला, खाद डाला और पौधा उगाना चाहिए और प्रोडक्टिविटी दे देना चाहिए। अगर हम पौधे के उत्पादन पर एक छोटा सा थोड़ी सी विधि पे प्रकाश डालें तो ये है कि हमें पौधों के लिए एक अनुकूल वातावरण देना चाहिए, ठीक है। अगर हम अपने लिए एक घर बनाते हैं, उसमें एसी लगाते हैं, पंखा लगाते हैं, दीवारें लगाते हैं, सब कुछ एक आरामदायक माहौल क्रिएट करते हैं, जब जाके हम कुछ अच्छा ज़्यादा काम कर पाते हैं, तो क्या पौधों के लिए ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के लिए उनके अनुकूल का वातावरण नहीं देना चाहिए? हमें देना चाहिए ना। अगर नहीं देंगे तो सामान्य स्थिति में प्लांट्स ग्रोथ नहीं करेगा, कारण क्योंकि दुनिया का क्लाइमेट जिस तरीके से बदल चुका है उस तरह से अब पौधों के अनुकूल जो वातावरण पहले था उगने के लिए वो आज कंडीशन नहीं है। पॉल्यूटेड एयर है, ठीक है, बदलता तापमान है, तमाम तरह की कंडीशन है। तो अगर हम पौधों को उगने के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार कर लें तो प्रोडक्टिविटी आपकी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। अब उसके लिए करना क्या होता है, हमने एक ये इस तरह से एक ढांचा क्रिएट किया जिसका हम लोग प्रैक्टिकल करने वाले हैं। कैसे बनेगा पर अभी हम आपको मोटा मोटी बता देते हैं। इसमें अपन क्या करते हैं, 5x6 पर ये बेम्बू का या किसी भी तरह की लकड़ी का वुड का इस्तेमाल करते हैं। ये डिस्टेंस होती है 5 फीट फिक्स होती है, ये डिस्टेंस 6 फीट 7 फीट भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जहाँ हम हैं वो 5x6 के उस पर हमने ये लगाया है। और बेम्बू के साथ में जब हम पूरे चारों तरफ अपना बेम्बू का कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, तो उसके साथ में हमें क्या करना होता है, जैसे हम घर की जब दीवार बनाते हैं तो उसके पहले क्या करते हैं, नींव डालते हैं, बॉर्डर डालते हैं। उस नींव के ऊपर फिर हम दीवार खड़ी करते हैं, बराबर ना। तो जैसे ही हम चारों तरफ ये पूरे बांस फिक्स हमारे लग जाएंगे तो आखिरी में हम आड़ा बेम्बू डालेंगे ऐसे, ठीक है। कितनी हाइट पे, हमारी हाइट से लगभग आधा फीट ऊपर। हमारी हाइट एक आइडियली 6 फीट मान लेते हैं, तो 6.25 से 6.5 फीट की हाइट पर हमको बेम्बू बांधना है कॉर्नर कॉर्नर पे चारों तरफ। जब हमने वो बेम्बू बांध दिया तो उस बेम्बू को पकड़ के हम खींच के बाहर की साइड बांधेंगे, जैसे मिलिट्रीज के तंबू होते हैं ना, चारों तरफ से खींच के हम बांध देते हैं, ठीक है। तो वो हवा में फिर क्या होता है, किसी भी तरह की विंड के प्रेशर में वो फिर टेढ़ा उखड़ता नहीं है। तो ठीक इसी तरह हम इसमें भी कर देंगे, स्टे लगा देंगे पीछे की साइड, ठीक है। और फिर जाके इसमें एक 18 गेज का वायर लेंगे, वहाँ से इस लाइन से सीधा स्ट्रेट ले जाके बेम्बू टू बेम्बू सीधा ले जाएंगे और आखिरी में बांध देंगे। ऐसे ही दूसरी रो में, तीसरी रो में, सारी रो में यही कर देंगे। और फिर जाके क्रॉस में ये 20 गेज का वायर बुन देंगे, ठीक है, पतला वाला। और इसको जो है ना ऐसे क्रॉस में बुनते चले जाएंगे वहाँ तक कंटिन्यू, इस छोर से इस छोर तक 18 गेज और इस छोर से इस छोर तक 20 गेज, मतलब क्रॉसिंग में हम ये वायरिंग कर देंगे। ये करने के बाद हम क्या करेंगे, इस पर पतली पतली हल्की सी घास डालेंगे। सो बेसिकली ये घास कौन सी हो सकती है, धान का पैरा भी हो सकता है, कोई भी आपके खेत का खरपतवार हो सकता है। बस शर्त यह है कि लंबी होना चाहिए और पतली होना चाहिए,
है ना, लंबा होना चाहिए घास और पतला होना चाहिए। और ये डालने के बाद हम इसको प्रॉपर ऐसे फैला देते हैं ताकि आधी धूप और आधी छाया फिल्टर होके इसके अंदर आए। ठीक है, अब इससे क्या होगा, जब आधी धूप आधी छाया फिल्टर होके आएगी तो एक अनुकूल वातावरण पौधों के लिए बन जाएगा। क्योंकि अभी जो आप चीज़ें उगाते हो वो डायरेक्ट धूप के संपर्क में होती हैं, तो तेज़ धूप के कारण उनकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाती है, या फिर पता चला ग्रोथ होती है लेकिन तेज़ धूप से उनकी कुछ ना कुछ एक्टिविटी प्रभावित होती है। ठीक है, सो ये डालने से एक अनुकूल वातावरण पौधों के लिए मिल जाता है। ठीक है, अब ये ढांचा अपन ने बना लिया। अब इस ढांचे के साथ में क्या करेंगे, चारों तरफ दीवार पे साड़ी की बाउंड्री वॉल लगा देंगे, या तो फिर अपन ग्रीन नेट लगा सकते हैं। सो साड़ी की बाउंड्री वॉल सबसे गुड होता है। आप साड़ियाँ इकट्ठी करिए और 2 साड़ियों को आपस में ज्वाइंट कर दीजिए और चारों तरफ उसका लगा के, और एग्रीकल्चर का जो वेस्ट होता है, जैसे हमारा सरसों का वेस्ट हो सकता है, ढेचे का वेस्ट हो सकता है, या फिर जो है मक्के का हो सकता है, जवार का हो सकता है, बाजरे का हो सकता है, अरहर का हो सकता है, जो भी वेस्ट होता है, वेस्ट मतलब डंठल टाइप के जो होते हैं, वो हम बाहर से लगा के और वायर बांध के इसको स्टेब्लिश कर देते हैं। नहीं तो साड़ी ऐसे आप लटका दोगे तो वो हवा में तो जो है ना 4 महीने में फटफटा के दूर हो जाएगी। तो वो तरीका बताएंगे कैसे बनाना है आपको, वो बताऊंगा मैं। हमने ये चारों तरफ से बॉर्डर लगा दी, तो बॉर्डर लगाने से कितने फ़ायदे होते हैं, बहुत सारे फ़ायदे हो जाते हैं। कुल मिला के ये पौधों का एक अनुकूल वातावरण युक्त घर बन जाता है। ठीक है, पहला फ़ायदा तो ये होता है कि बाहर की जो तेज़ हवाएँ होती हैं वो ये साड़ी का जो घेरा है चारों तरफ का ये रोक लेती है। अब तेज़ हवाओं का मतलब क्या होता है, तेज़ हवाओं में गर्म हवाएं भी होती हैं गर्मी के समय, तो गर्म हवाओं से ही तो लपट लगती है, लपट से ही पौधा प्रभावित होता है। तो जब अपन ये लगा देते हैं, कितनी भी गर्म हवा चलेगी आपकी फसल अंदर झुलस नहीं सकती किसी भी कीमत पर। दूसरी बात, अगर मान के चलो ठंड में ठंडी हवा चलती है, ठीक है, और ठंडी हवा से फसल को पाला बैठता है, ठंडी लगती है, तो ये जब बॉर्डर रहेगी चारों तरफ तो फसल अंदर प्रोटेक्ट रहेगी, ठंडी के समय में फसल को पाला नहीं लगेगा। तीसरी फ़ायदा ये होगा कि खरपतवार के बीज जब हवा के माध्यम से उड़ के आते हैं आपके खेतों में, तो पता चला आपने घास निकाली, फिर हवा के माध्यम से बीज उड़ के आए और आपके खेत में गिर गए, बारिश आई और फिर उगना चालू हो गए। तो ये जो बॉर्डर रहेगी, इससे क्या होगा, खरपतवार के सीड्स आपके खेत में अंदर हवा के माध्यम से नहीं आ पाएंगे। सो खरपतवार के बहुत कम बीज आपके खेत में अंदर रहेंगे। पाँचवा फ़ायदा ये होगा कि किसी भी तरह के छोटे मोटे जानवर से आपको सुरक्षा मिल जाएगी। ठीक है, जैसे बकरी है, गाय है, या फिर और भी जो जानवर हो सकते हैं, उनसे भी आपको प्रोटेक्शन काफ़ी हद तक इससे मिल जाता है। और फिर छठवां ये फ़ायदा होगा कि जो कीड़े उड़ के आते हैं, जैसे सबसे ज़्यादा फसलों को प्रभावित करने वाले कीड़े कौन से होते हैं, वाइट फ्लाई होती है, रस चूसक कीड़े जो 7 फीट के नीचे ही उड़ती है ना, हरा मच्छर, सफ़ेद मच्छर, जो है इस तरह की जो माहू वगैरह जो चीज़ें छोटी छोटी होती हैं, जो करीब 6 फीट के नीचे ही फ्लाई करती हैं, उड़ती हैं। तो पता चला सामने वाले खेत में कोई केमिकल कर रहा है, उसने बैगन पे स्प्रे मारा, उसमें वाइट फ्लाई थी, वो उड़ के आपके खेत में बैठ गई। अब जब तक आप नहीं मारोगे तब तक वो उड़ के दूसरे के खेत में नहीं जाएगी। तो क्या होता है कि अगर ये बॉर्डर लगी हुई है साड़ी की या ग्रीन नेट की, तो वो वाइट फ्लाई या जो भी छोटे मोटे कीड़े हैं वो उड़ के आपके खेत में एंटर नहीं करेंगे। सो कीड़ों से भी लगभग बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 50-60% तक ये सुरक्षा आराम से आपको दे देता है। सो कीड़ों से सुरक्षा हो गई। और सबसे लास्ट में एक और फ़ायदा होता है, इंसानों से सुरक्षा होती है, क्योंकि जब चारों तरफ से बॉर्डर ये लगी होती है तो अंदर क्या उग रहा होता है ये इंसान की अप्रोच में नहीं होता है, तो इंसान आपको नुकसान कम पहुंचा पाता है। ठीक है, तो उससे ये भी फ़ायदा होता है, क्योंकि ये पूरा एक डब्बा टाइप का बन जाता है, बाहर से किसी को समझ ही नहीं आता कि अंदर क्या उग रहा है। तो ये प्रोटेक्शन इसके माध्यम से होते हैं। तो ये हमने पहले चारों तरफ से अपना एक ढांचा बना दिया, एक घर बना दिया पौधों का। अब हम इसमें फसल लगाएंगे। तो फसल में क्या होता है कि ढांचा तो एक ही काम करेगा, लेकिन फसलों के कॉम्बिनेशंस बहुत सारे हैं। मतलब आप तरह तरह की फसलें इसमें लगा सकते हो। करीब 110 के आसपास पूरे कॉम्बिनेशंस हैं, इस फसल के साथ में ये, इस फसल के साथ में ये। तो ये सारे मॉडल आपको हम दे देंगे लिखित में कि कौन कौन सी फसलों के साथ में कौन कौन सी फसलें लगेंगी। ये पूरा अध्ययन करके बनाया गया, ऐसे नहीं है कि कोई भी फसल किसी भी फसल के साथ में आप लगा दो। ठीक है, अब देखो, जब अपन फसल लगाते हैं तो मंथ ऑफ फरवरी से इस मॉडल की शुरुआत करते हैं। सबसे गुड टाइम होता है मंथ ऑफ फरवरी। पूरा फरवरी आप कर सकते हो, 15 मार्च तक अधिकतम इस मॉडल की शुरुआत कर सकते हो, अगर आपको 4 लेयर से शुरू करना है तो। लेकिन अगर आपको किसी और महीने में आप खड़े हैं और लेयर फार्मिंग करनी है तो भी आप कर सकते हैं, पर वो उस समय के मौसम के अनुरूप
फसल के कॉम्बिनेशन बदल जाएंगे। हो सकता है 2 लेयर में कोई कॉम्बिनेशन आप अप्रैल में मई में कर लो, या जून में करना है तो 3 कॉम्बिनेशन होंगे, या जुलाई में करना है तो 2, इस तरह से। तो अगर 4 लेयर पे लेकिन काम करना है तो सबसे जो सही समय होता है वो होता है फरवरी का महीना। पूरा फरवरी और अधिकतम 15 मार्च तक आप कर सकते हो, और बहुत लेट हो गए तो पूरा मार्च कर सकते हो, इसके आगे फिर लेट हो जाते हैं। ठीक है, सो फरवरी से इस मॉडल की शुरुआत होती है और अंत इसका होता है नवंबर दिसंबर में। सो ये जो मंथ है ये प्रिपरेशन का मंथ है, मतलब इसका जो कहना चाहिए रिपेयरिंग, जिसे अपन बोल सकते हैं रिपेयरिंग का मंथ है। इसको अब रिपेयर करके हम लोग मंथ ये फरवरी फर्स्ट वीक से इसमें सारा कल्टीवेशन एक साथ 4 फसलों का कर देंगे। आपको समझा देते हैं। सबसे पहले नंबर, ज़मीन के अंदर हम फरवरी के महीने में अदरक या हल्दी में से कोई एक क्रॉप को चयन करके ज़मीन के अंदर डालेंगे। जब हम ज़मीन के अंदर कोई एक फसल को डालते हैं सो इसमें जो बेड रखते हैं वो 3.5 फीट चौड़ा रखते हैं और आधा से 1.25 फीट का निकलने का रास्ता रखते हैं केवल। ठीक है, ताकि मैक्सिमम जगह का यूटिलाइजेशन किया जाए। ठीक है, अधिकतम से अधिकतम जगह का उपयोग किया जाए। तो इसमें 3.5 फीट का बेड बनाएंगे और आधा 1.25 फीट के आसपास हम बीच में रास्ता छोड़ेंगे निकलने का। तो 6 इंच की दूरी और 2 इंच की गहराई पर हम ज़मीन के अंदर फरवरी में अदरक या हल्दी की फसल को डाल देंगे। जब हमने अदरक या हल्दी की फसल को ज़मीन के अंदर डाल दिया तो क्या होगा, ज़मीन को आप ढकोगे अदरक या हल्दी को, है ना, 2 इंच के नीचे डाल के, और जब ज़मीन को ढक दोगे तो 15 से 20 दिन के बाद आपकी ज़मीन पे घास ही घास उगाएगी, खरपतवार ही खरपतवार उगाएगी। कारण ये, क्योंकि पानी तो आप दे ही रहे हो। अदरक को निकलने में 2 से ढाई महीने का वक्त लगेगा, क्योंकि जब आप फरवरी में अदरक डालते हो तो इसमें उगने में वक्त लगता है। ठीक है, अगर ऑन सीज़न डालते हो तो वो जल्दी उगाता है, 20 दिन के अंदर ही ऊपर आ जाएगा। लेकिन फरवरी का महीना जो होता है वो ऑफ सीज़न होता है। जनरली अदरक जो लगता है वो मई जून में लगता है पूरे भारत में। ठीक है, लेकिन हम इस मॉडल में डालते हैं फरवरी में, उसका कारण है बताऊंगा अभी। तो जैसे ही हमने अदरक डाला और ज़मीन को उसके ऊपर मिट्टी से ढक दिया तो क्या होगा, 15-20 दिन में घास उगेगी। तो अपन ने क्या किया, उस घास को रोकने के लिए कोई भी पत्ती वाली सब्जी को उसके सरफेस पर डाल देते हैं। जैसे मेथी है, पालक है, चौलाई है, राजगिर है, नौरपा है, लाल भाजी है, इस तरह की कोई भी साग, मतलब पत्ती वाली कोई सब्जी आप एक डाल सकते हो, कोई भी जो आपके यहाँ चलती हो या उगती हो। ठीक है, सो हमने एक पत्ती वाली सब्जी सरफेस पर बो दी। जैसे ही हमने पत्ती वाली सब्जी सरफेस पे बोई तो 20 दिन में अब खरपतवार नहीं आएगा, अब क्या आएगा, पत्ती वाली सब्जी आएगी, और 15 से 20 दिन के अंदर वो पत्ती वाली सब्जी पूरे सरफेस को ढक देगी। अब इससे देखो 3 बड़े फ़ायदे होते हैं। नंबर 1, पहला तो ये कि ज़मीन का जब उसने सरफेस ढक लिया तो डायरेक्ट सनलाइट सॉइल पे नहीं पड़ेगी। कारण क्योंकि 50% तो हमने धूप इससे रोक ली, शेड लगा के, है ना, एक अनुकूल वातावरण पहले ही तैयार कर लिया इसको उगने के लिए। अब जो धूप से पानी का वाष्पीकरण होता है, तो आप देखो कोई भी फसल को आप खुले खेत में पानी दोगे तो दूसरे दिन पानी उड़ जाता है ना, और खुले खेत में जो पानी हम देते हैं उसका बहुत कम हिस्सा हमारे को मिल पाता है, मतलब फसल को मिल पाता है। उदाहरण के बतौर, जैसे हमने गेहूं की फसल बोई है और हमने खुले खेत में पानी दिया, 1 लाख लीटर पानी आपने छोड़ा उदाहरण के तौर पर, 1 लाख लीटर में से कितना पानी फसल को मिल पाता है, मुश्किल से 10,000 लीटर। ठीक है, 1 लाख लीटर में से मुश्किल से 10,000 लीटर मिलेगा, 10%। बाकी 90,000 लीटर वेस्ट चला जाएगा। कैसे, फसल पे पानी दिया, धूप की किरणें पड़ रही लगातार पूरे फ्लैट खेत पे, लगातार वाष्पीकरण होगा, उसे आप रोक नहीं सकते। वाष्पीकरण किया हुआ पानी लगभग 70% के आसपास होता है, वो निकल गया। फिर उसके बाद जो 10% बचा, 20%, वो ज़मीन के डेप्थ में चला जाएगा, और डेप्थ में पानी जो जाता है वो क्रॉप को कभी नहीं मिलता। ठीक है, आप सोच के देखिए, अगर मान के चलो आपका मुंह इधर है, आपको पानी पीना है और हम इतना डुबा के रखें आपको, ठीक है, इधर तक पानी आने ही ना दे, क्या लाभ होगा आपको, नहीं होगा। मतलब ये है कि अगर हमें प्यास लगी है तो मुंह के पास पानी होना चाहिए, वो चाहे थोड़ा हो चाहे ज़्यादा हो, वो एक अलग बात है। तो ठीक इसी तरह अगर पौधों की जड़ें 9 इंच की गहराई पर हैं या रूट जो 9 इंच की गहराई पर है तो उसी एरिया में पानी मिलना चाहिए। अगर उस एरिया में पानी नहीं मिला तो क्या होगा, कोई मतलब नहीं है पानी का। ज़मीन के सरफेस पर पानी पड़ा रहे, जड़ों के पास पानी रहेगा तो ही पौधा ले पाएगा, जड़ों के संपर्क में पानी नहीं है तो पानी वेस्टेज है। तो क्या होता है, जो गेहूं की जो जड़ें होती हैं वो 9 इंच तक की गहराई पे होती हैं। जब हम फ्लड इरिगेशन करते हैं तो पता चला 2-2.5 फीट गहराई तक पानी चला जाता है। तो 9 इंच के बाद का जो गहराई पे पानी गया है वो टोटल वेस्टेज है।
उसका कोई रोल नहीं है। वो बस ये है कि नमी बना के रखेगा, धीरे धीरे करके जो है ना वो एवापोरेट होता रहेगा, सूखता जाएगा। तो कुल मिला के नीचे डेप्थ में जाने वाला पानी वेस्ट हो गया, ऊपर उड़ने वाला पानी वेस्ट हो चुका, 10% फसल को खाली मिलता है। अब अपन यहाँ पे क्या करते हैं कि जब पत्ती वाली लीफी वेजिटेबल्स हमारी पूरे सरफेस को ढक लेती है, 50% सनलाइट हमारी इसने रोक ली और 50% सनलाइट हमारी ये रोक लेगा। तो इसको 100% ना भी माने हम, तो हम इसको ये मानते हैं कि 70 से 80% तक तो ये पानी के वाष्पीकरण को रोकने में सक्षम होता है। क्योंकि जब पत्तियों से पत्तियां सड़ जाती हैं, सूरज की किरण मिट्टी पे नहीं पड़ पाती है और पानी का वाष्पीकरण नहीं हो पाता, क्योंकि पत्तियों पर सनलाइट पड़ेगी, सूरज की किरण मिट्टी पे पड़ेगी नहीं, तो एवापोरेशन की प्रोसेस रुक जाएगी। तो हमने पानी कितना बचा लिया? 70 से 80%। अगर इस बात को हम इस ढंग से कहें कि 30% में हमने 4 और 5 फसलें उगा ली, और अगर इस बात को और दूसरे तरीके से कहें तो ये कि अगर कोई फसल आप 100 लीटर पानी में उगाते हो तो हम केवल 30 लीटर पानी में 4 फसलें या 5 फसलें उगा रहे हैं। और अगर इस बात को और गहराई पे जाओ तो अगर एक फसल को उगाने में आप 100 लीटर पानी का खर्चा करते हैं तो 4 फसल के हिसाब से हम एक फसल को उगाने में कुल कितना 5 से 6 लीटर पानी की आवश्यकता यूज़ कर रहे हैं, मतलब कुल 5 से 6 लीटर पानी की ज़रूरत है। तो हम इस मॉडल में कम पानी में भी काम कर सकते हैं। अगर आपके पास 1 इंच का भी पानी है तो भी आप 1 एकड़ को डील कर सकते हो पूरे गर्मी पर। ये इस मॉडल की खासियत है सबसे पहली बात। तो जो किसान कहते हैं कि यार हमारे पास पानी कम है, इतने में तो कुछ नहीं होने वाला, वो इस मॉडल को लगा के कम पानी में भी वो बहुत अच्छा वेजिटेबल उगा सकते हैं। दूसरा फ़ायदा इसका ये होता है कि जब ज़मीन का सरफेस पूरा ढक जाता है तो कोई भी वीड्स निकलने के लिए स्पेस नहीं होता। ये ह्यूमन बीइंग जैसा ही होता है। जैसे हम लोग अगर पूरे टाइम अपने काम में अपना दिमाग लगा के रखते हैं मिनट टू मिनट, तो कोई भी खरपतवार मतलब कोई भी बुरा विचार आपके दिमाग को परेशान नहीं कर सकता। या हम ये कह सकते हैं कोई भी आप गलत काम नहीं कर सकते, ठीक है। गलत काम क्या क्या और दूसरा कोई भी अच्छा काम करने के लिए भी वक्त नहीं है। कई बार हम इतने व्यस्त होते हैं कि आपने अनुभव किया होगा कि हम लोग मिस कर जाते कई चीज़ें और कहते हैं अरे यार ओ सॉरी हम व्यस्त थे भूल गए, ठीक है, क्योंकि आपको काम के अलावा कोई चीज़ और ध्यान नहीं है। इसलिए ये दिमाग की प्रोसेस है, यही सेम मिट्टी की प्रोसेस है। अगर आप मिट्टी को व्यस्त रखोगे तो फिर वो खरपतवार को नहीं उगने देगी। और अगर आपने मिट्टी को फ्री छोड़ा तो जैसे इंसान को आप फ्री छोड़ दो तो कुछ ना कुछ वो खुरापात करेगा, ऐसे ही जो है ना मिट्टी के साथ भी है। आप उसको खाली छोड़ो, कुछ ना कुछ घास उगा के वो देगी, ठीक है। तो जैसे जब हम ये मल्चिंग के रूप में ये फसल बोते हैं तो ये खरपतवार को नहीं उगने देती। तो दूसरा बड़ा फ़ायदा ये हो गया, एक तो पानी बच गया, दूसरा खरपतवार नहीं आया। तीसरा फ़ायदा ये होता है कि जब हम पौधों के जीवन और इंसान के जीवन पर चर्चा करते हैं तो अभी हमने आपको बताया 3 चीज़ें चाहिए इस अस्तित्व में बने रहने के लिए, भोजन, पानी और हवा। और ऐसा नहीं है कि ये हमें चाहिए, ये सबको चाहिए। संसार में जितनी जीवन वाली चीज़ें हैं जिनमें जीवन है, जैसे पौधा है इसमें भी जीवन है, इसको भी भोजन, पानी और हवा की आवश्यकता है। चींटी से लेकर चिंटा से लेकर दुनिया में जितने भी जीव हैं सबको 3 चीज़ें चाहिए जिंदा रहने के लिए, भोजन, पानी और हवा, ठीक है। अब भोजन तो ये बना ले रहे सूरज के प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस से, पानी कुछ नमी से ले लेते हैं, हवा से ले लेते हैं ये पौधे, और कुछ जो है ना आप पानी देते ही हैं मिट्टी में तो उससे ले लेते हैं। तो भोजन और पानी मिल गया। अब रही बात हवा की, तो हवा कहाँ से मिलेगी इनको? तो वही वाली बात हो गई कि हमारी नाक इधर है, इधर बंद कर दिया जाए और कहा जाए कि सांस लो, तो कैसे ले सकते हैं भाई? नाक तो इधर है ना, हमारा छेद इधर है, इधर ही से हम सांस लेंगे। तो हर एक जीव में एक व्यवस्था ईश्वर ने बनाई है, वो वहीं से हवा ले सकता है, वहीं से भोजन ले सकता है, बराबर ना। ऐसे ही पौधों में भी, ये इतने बड़े झाड़ हैं, इतना बड़ा वट वृक्ष है, पर वो कहीं से भी सांस नहीं लेता। उसकी जो नाक है वो नाक बनी है जड़ों में, ठीक है। हमेशा पौधे जड़ों से ही सांस लेते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं जड़ों से। अब जड़ों से सांस तभी ले सकते हैं जब मिट्टी में पोरोसिटी होगी, आप समझ रहे ना। जैसे अगर हम यहाँ से सांस लेते हैं तो यहाँ ये हमारी नाक वायुमंडल के संपर्क में होगी तभी ना हम सांस लेंगे। अब आप ढक दोगे तो कहाँ से सांस लेंगे? बात समझ रहे ना। तो ठीक उसी तरह अगर हम मिट्टी को कॉम्पैक्ट कर देंगे, मतलब कड़क कर देंगे, तो पौधे की श्वसन क्रिया अवरुद्ध हो जाएगी। और जब पौधे की श्वसन क्रिया अवरुद्ध होगी तो प्लांट सांस नहीं ले पाएगा, और सांस नहीं ले पाएगा तो वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा। अगर 3 चीज में से कोई भी एक चीज कम रही तो फिर जीवन संभव नहीं है।
ठीक है, आपको अगर भोजन और पानी दे दिया जाए, हवा ना दी जाए तो कैसे बात बनेगी, या हवा और भोजन दिया जाए, पानी ना दिया जाए, तीनों चीज़ें बराबर मात्रा में चाहिए। ऐसे ही पौधों को भी तीनों चीज़ें बराबर मात्रा में चाहिए। अब श्वसन क्रिया के लिए करते क्या हैं, तो पहले जो है ना ऑलरेडी जैविक खेती होती थी भारत में, मिट्टी इतनी मुलायम होती थी, हम पैर रखते थे और हमारा पैर जो है ना ज़मीन के अंदर धंसता था। आज की तारीख में केमिकल डाल डाल के हमने एसिटिक सॉइल कर दी है, मिट्टी हार्ड कर दी है, बॉन्डेड कर दी है, पोरस नहीं बचा मिट्टी में, समझ रहे ना, मिट्टी कड़क हो गई है। मिट्टी कड़क होने से क्या हो रहा है कि मिट्टी में एरिएशन हो ही नहीं पा रहा, और जब मिट्टी में एरिएशन नहीं हो रहा तो खूब पटक रहे हैं खाद, खूब पानी डाल रहे हैं, पर फसल उगी नहीं रही, ठीक है, क्योंकि उसको श्वसन क्रिया हो ही नहीं रही। जब तक श्वसन क्रिया नहीं होगी, आप ट्राली बंदे कुछ भी खाद पटक दो, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, भारत में एक ट्रेंड है, आपने देखा होगा, जो सब्जी की खेती करने वाले किसान हैं वो खुरपी लेके निदाई गुड़ाई करते हैं ना, खुरपी लगाते हैं, फावड़ा लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, मिट्टी को कुदेड़ते हैं। वो उनको ये नहीं पता होता है कि हम पौधों को सांस लेने के लिए ये प्रक्रिया कर रहे हैं, लेकिन एक ट्रेंड चला है भैया निदाई गुड़ाई करनी है, तो उससे क्या होता है, बार बार वो मिट्टी उखाड़ते हैं तो ऑक्सीजन का सर्कुलेशन होता है, पानी देते हैं, फसल ग्रोथ पे आ जाती है, ठीक है। जब भी फसल ग्रोथ नहीं होती है तो किसान कहता है यार एक खुरपी लगनी है इसमें, तो खुरपी लेके बैठती हैं फिर 10-20 बाइयाँ, और लगभग जो है ना एक बार में उसका 2-3 हज़ार का खर्चा 1 एकड़ का होता है, और 3-4 बार ये प्रक्रिया करी तो 15 से 20 हज़ार रुपये 1 एकड़ के चटक जाते हैं उसके, ठीक है। क्या करने में, केवल एरिएशन को प्रॉपर बनाए रखने में। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस पत्ती वाली सब्जी को बहुत डेंस में बोते हैं, डेंस में मतलब बहुत अति घनत्व में बोते हैं, और जब अति घनत्व में बोते हैं तो क्या होता है, करोड़ों की तादाद में पौधे उगते हैं, ठीक है। तो हर पौधा एक जैसी ग्रोथ पे नहीं होता है। अगर आप बेगरे बेगरे पौधे बोएंगे तो हर एक को धूप, पानी और मिट्टी प्रॉपरली मिलेगा, सो वो बराबर ग्रोथ करेगा। लेकिन अगर आप बहुत घनी मात्रा में बो दोगे तो जो पौधे थोड़े मजबूत होंगे वो थोड़े आगे निकल जाएंगे। जैसे कंपटीशन होता है ना, जो बच्चे स्ट्रांग होंगे वो आगे निकल जाएंगे, बाकी के पीछे रह जाएंगे, और अगर बच्चे ही कम है तो ठीक है भाई, सब साथ में दौड़ जाएंगे, है कि नहीं है। तो ऐसे ही पौधों के साथ आप करोड़ों की तादाद में सीड डालोगे तो बहुत अति घनत्व में पौधे उगेंगे, तो उससे फ़ायदा ये कि मिट्टी ढकी रहेगी, एरिएशन हमारा वाष्पीकरण रुक जाएगा और खरपतवार नहीं होगा। और तीसरा फ़ायदा ये होता है कि हम फिर इसको घनत्व में बोते हैं तो जड़ समेत पौधों को निकालते रहते हैं बीच बीच में हर सप्ताह। तो जैसे 1 एकड़ की फील्ड है तो पता चला 10 बेड का हमने आज निकाला वेजिटेबल, फिर 10 बेड का कल, परसों, नरसों, ऐसे करके 8 दिन में वहाँ तक पहुँचे, फिर 8-9वें दिन से फिर यहाँ से चालू कर दिया। तो हर हफ्ते हम हर बेड से बड़े बड़े जो पौधे होते हैं उनको खींचते रहते हैं, समझ रहे ना। तो जैसे हमने पालक बो दी, मेथी बो दी, धनिया बो दी, या चौलाई बो दी, या कोई भी वेजिटेबल बोया पत्ती वाला, जो पौधे बड़े होते जाएंगे हम निकाल के गट्ठे बना के और धो के बेचते जाएंगे। तो उससे क्या होगा, इनकम का रनिंग फ्लो हो जाएगा आपका प्रतिदिन का, वीकली नहीं, हर दिन का, ठीक है। और दूसरा क्या होगा कि जैसे ही आप पौधा उखाड़ोगे तो इससे 2 बड़े बड़े फ़ायदे। पहला फ़ायदा तो ये कि पौधा उखाड़ा, मिट्टी उखड़ी, है ना। पौधा उखाड़ोगे तो ऐसे तो थोड़ी आराम से पौधा आ जाएगा, जड़ें उखड़ेंगी, उसकी जड़ें उखड़ेंगी तो क्या होगा, मिट्टी उखड़ेगी, मिट्टी उखड़ेगी तो जो निदाई गुड़ाई वाली प्रोसेस है वो ऑटोमेटिकली आपकी हो जाएगी। आपको अलग से कोई खुरपी लेके काम करने की ज़रूरत नहीं है, आपका निदाई गुड़ाई का खर्चा पूरा बच गया। सही से वो टच नहीं करेगा अदरक को, वही तो मैं बता रहा हूँ, अभी पहला फ़ायदा बोला। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि अगर मान के चलो हम ये नहीं उखाड़ते तो नुकसान क्या होगा, इसकी जड़ें जो है ना अदरक की जड़ को टच करेंगी। लीफी वेजिटेबल्स की जो रूट होती है ऊपर से लेकर 2 इंच तक या बहुत अधिकतम 3 इंच तक होती है। अगर हम इसको नहीं उखाड़ेंगे तो क्या होगा, उसकी जड़ें अदरक की जड़ों तक जाएंगी, फिर कॉम्पैक्ट हो जाएगा, फिर अदरक की ग्रोथ रुक जाएगी या कमज़ोर हो जाएगी, ठीक है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं कि पत्ती समेत, जड़ समेत उसको बीच बीच में निकालते रहते हैं, तो फील्ड खाली भी होती चली जाती है धीरे धीरे, और एरिएशन भी होता रहता है धीरे धीरे, और हमारी इनकम का जो एक रनिंग फ्लो है वो भी बना रहता है। तो जड़ समेत हम इसको निकालते हैं। तो ये हो गई 2 फसलें, ज़मीन के अंदर, एक ज़मीन के ऊपर। फिर अपन ने क्या किया, इन फसलों के लिए जैसे हमको मेथी बोनी है, मान के चलो अप्रैल के महीने में या मार्च के महीने में हमें मेथी खिलानी है लोगों को। मेथी होती है ठंडी के समय, अप्रैल मार्च में इसलिए नहीं हो पाती है क्योंकि गर्मी होने लगती है, तो गर्मी में जो है ना ख़राब हो जाती है। लेकिन इस मॉडल में आप मई के महीने में तक फ्रेश मेथी लोगों को खिला सकते हैं, मई के महीने में, ठीक है। और किसी भी पत्ती वाली सब्जी जो ऑफ सीज़न में या धूप लपट में या नहीं हो पाती है प्रॉपर, वो इसमें क्वालिटी के साथ में आप
उगा सकते हो, ठीक है कि नहीं। तो उसके लिए ये शेड करना पड़ता है, हल्की हल्की घास डालनी पड़ती है, इससे फिल्टर होकर धूप आती है, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा बनता है, तो वेजिटेबल वो ग्रोथ कर जाती है, ठीक है। अब लेकिन ये जब हमने बना दिया तो इस पर हमने क्या सोचा कि ये मंडप तो बना है, बांस लगे सब कुछ है, ठीक है, तो क्यों ना हम इस पर एक और फसल ले लें, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमारा रेडी है, और इंफ्रास्ट्रक्चर ये बनाया हमने इसलिए कि इस पे आधी धूप आधी छाया आ सके। लेकिन अगर हम इस पे कोई एक फसल ले लें, और वो भी कौन सी फसल जिसकी पत्ती की साइज़ बड़ी ना हो, जो इस फसल को प्रभावित ना करे, तो एक और फसल हमारी उग सकती है। तो हमने क्या किया, बांस लगे ही थे ये, इन्हीं बांस पे हमने कुंदरू की बेल लगा दी या करेले की बेल लगा दी, तो ये इसी बांस के सहारे चढ़ के और फैल जाती है, और ये पूरे स्ट्रक्चर पे ग्रो करती है ऊपर पैरेलली, ठीक है। तो तीसरी फसल के रूप में हमारी एक बेल वाली फसल हो जाती है। अब इसमें हाँ ये बात अलग है कि कौन सी फसल लगा सकते हैं, ये नहीं कि आप लौकी लगा दो, गिलकी लगा दो, ये नहीं, जो चीज़ लग सकती है आपको वही लगाना पड़ेगी, उस पर अध्ययन है, मॉडल बने हुए हैं, वो आपको लगाना है। तो हमने ये कुंदरू लगा दी, अब इसके स्थान पर आप पड़ोरा, परवल इस तरह की लगा सकते हो, वो कॉम्बिनेशन में है आपके पास, ठीक है। तो एक बेल वाली फसल हमारी तीसरी फसल के रूप में ये हो गई। अब इसमें हमने चौथी फसल के रूप में पपीता लगा रखा है 15 बाई 15 पे, ठीक है। तो हमने क्या किया कि पपीते की नर्सरी हमने तैयार की मंथ ऑफ फरवरी में या जनवरी में हमने पहले तैयार कर ली, और फिर इसको जाके अप्रैल में हमने ट्रांसप्लांट कर दिया, ठीक है। तुरंत नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर तुरंत लगाएंगे तो क्या, ऊपर का शेडो फरवरी में, ठीक है, और नीचे का ये शेडो, और पपीता लगा दिया तो क्या होगा, लीफी वेजिटेबल्स उतने एरिया की नहीं होगी, क्योंकि उसकी पत्ते की साइज़ बड़ी होती है। तो हम क्या करते हैं, अप्रैल के महीने में पपीते को ट्रांसप्लांट करते हैं, नर्सरी में तुरंत लगा देते हैं और अप्रैल में ट्रांसप्लांट करते हैं। तो अप्रैल में क्या फ़ायदा होता है कि अप्रैल आते आते आपकी जो पत्ती वाली सब्जी है वो लगभग 50% के आसपास निकल चुकी होती है, ठीक है, और उस समय धूप ज़्यादा हो चुकी होती है। तो पपीता आप लगा देंगे तो अब कोई तकलीफ नहीं होगी। पपीता की साइज कितनी लगा, लगभग इतनी साइज आ जाती है, आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो वो अपन ने लगा दिया, तो पपीता इस शेड के ऊपर निकल के चला जाता है। तो वो शेड के ऊपर सबसे टॉप फ्लोर पर, फोर्थ फ्लोर के मतलब फोर्थ फसल के रूप में पपाया होता है। थर्ड फ्लोर पर अपनी ये क्रीपर्स होती है, एक बेल वाली फसल होती है। सेकंड फ्लोर पर अपनी जो पत्ती वाली सब्जी है वो होती है, और ग्राउंड फ्लोर पर अपना जिंजर होता है, अदरक या हल्दी होती है। सो इस तरह से उसी जगह का उपयोग हम लोग अलग अलग परत के हिसाब से करते हैं, ठीक है। अब इसके रूट जोन को समझ लेते हैं। जब हम लेयर फार्मिंग को समझेंगे तो आपके इसके रूट जोन के स्ट्रक्चर को भी समझना होगा। अभी ये तो आ गया समझ में कि ये ज़मीन के सरफेस पर है, ये थोड़ी ऊंचाई पे है पपीता, और थोड़ी ऊंचाई पे है। लेकिन जो रूट जोन होता है, जैसे 2 फीट की गहराई है मिट्टी की, तो जो ऊपर से 2 इंच तक की गहराई की मिट्टी है, उस पर जो है ना हमारी पत्ती वाली सब्जी की जड़ें जाएंगी। जो 2 इंच के नीचे की मिट्टी है, हमने 2 इंच के नीचे ही अदरक लगा रखा, उसकी जड़ें 9 इंच तक जाएंगी, 2 इंच से अदरक की जड़ें। सो 2 इंच तक की मिट्टी कवर कर ली किसने, पत्ती वाली सब्जी ने। फिर 2 इंच के नीचे 9 इंच तक की किसने कर ली, अदरक वाली फसल ने। फिर हमने लगाई ये लता वाली फसल, तो इस लता वाली फसल की जो जड़ें हैं वो 2 फीट पैरेलल जाती हैं, 2 फीट डेप्थ तक जाती हैं। फिर हमने लगाया पपीता, तो पपीते की जड़ें और डेप्थ तक जाती हैं। तो इससे हमें फ़ायदा क्या हुआ कि जितने ज़्यादा डेप्थ तक पानी या खाद हमारा पड़ा है वो हमारी पपीते की टेप रूट को मिल गया, टेप रूट वाली फसल को मिल गया। जो उसके थोड़े ऊपर पड़ा है वो हमारी क्रीपर्स फसल को मिल गया। जो उसके और ऊपर पड़ा है वो हमारे अदरक को मिल गया, और जो बिल्कुल ज़मीन के सरफेस पे पड़ा है वो लीफी वेजिटेबल्स को मिल गया। तो अभी हम क्या कर रहे थे कि पानी 100 लीटर इस्तेमाल कर रहे थे एक फसल को उगाने में। अब हम कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, 5 से 7 लीटर, कितनी, एक फसल को उगाने के लिए, और उसका भी 100% इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो, पानी का कम इस्तेमाल करना और 100% इस्तेमाल करना, ये 2 अलग अलग बातें हैं। उनने कहा साहब ठीक है, खुले पाइप से पानी नहीं देते, हम ड्रिप से पानी देते हैं, पानी कम लगेगा। लेकिन ड्रिप के पानी से आप पानी का 100% इस्तेमाल नहीं कर पाते। कारण टमाटर बोए हैं, उसकी जड़ें जो है ना 9 इंच तक आप जानी है, तो ऊपर का जो पानी है सरफेस का वो फैलता रहेगा, उड़ता रहेगा, एवापोरेट होता रहेगा, कोई मतलब का नहीं। 9 इंच के नीचे डेप्थ तक तो जाएगा ही, क्योंकि आप उसमें मीटर तो लगा के बैठे नहीं हैं या कोई सिग्नल लगा के बैठे हैं कि भैया अदरक की जड़ों उसकी जड़ तक पानी अब नीचे तक जाने लगा, अब बंद कर दो, ऐसे तो नहीं है। वो तो डेप्थ में जाएगा ही जाएगा। तो जो डेप्थ में पानी जा रहा है वो भी टोटल वेस्टेज है। तो काय का फिर 100% आपने इस्तेमाल किया, आपने खाली
पानी को देने का तरीका बदला, पर पानी का 100% इस्तेमाल नहीं हुआ। लेकिन लेयर फार्मिंग में आप एक भी बूंद अगर डालते हो तो अगर सरफेस पर वो बूंद फैलती है तो इसको मिलता है, अगर थोड़े नीचे चली गई तो उसको मिल जाएगा, और नीचे उसको, और नीचे उसको। कुल मिला के पानी की प्रत्येक बूंद का 100% इस्तेमाल इस मॉडल में हम कर पाते हैं। दूसरी बात, खाद का भी 100% इस्तेमाल कर पाते हैं, क्योंकि जब हम खाद देते हैं पौधों को तो वो ज़मीन के सरफेस पर भी होता है, थोड़े और नीचे भी होता है, थोड़े और नीचे भी होता है कि नहीं। जब हम ट्रैक्टर की जुताई करते हैं तो गहराई पे भी खाद जाता है, उसके ऊपर भी रहता है और सरफेस पर भी रहता है। तो सरफेस पर जो खाद है वो पत्ती वाली सब्जी को, उसके नीचे जो खाद है वो कंद वाली को, उसके नीचे है वो क्रीपर्स को, उसके नीचे अपने पपीते को मिल गया। तो हर एक स्पेस पे पड़े खाद का, पानी का 100% इस्तेमाल इस मॉडल में हो जाता है। ठीक है, अब इसके इकोनॉमिक्स पे बात कर लेते हैं। तो इकोनॉमिक्स इसका ये है कि अगर आप लीफी वेजिटेबल पूरे 1 एकड़ में लगाते हैं तो 1 एकड़ का जो 4 महीने का बजट होता है, 4 महीने तक लगातार ये फसल आपको रिटर्न देगी। फरवरी में आप लगाओगे, मार्च में चालू होगी, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, मतलब 4 से 5 महीने जब तक बारिश नहीं आ जाती तब तक ये फसल आपकी चलेगी। बारिश ख़त्म होते ही ये फसल ख़त्म, फिर अदरक पूरा ऊपर आपका सेफ ले लेगा। ठीक है, तो ये पत्ती वाली जो सब्जी है वो 1 लाख रुपए का रिटर्न आपको गिरी से गिरी हालत में 1 एकड़ से 4 महीने में आपको देके चली जाएगी। ठीक है, दूसरी बात, जो हमने ये क्रीपर्स लगाई है, तो ये क्रीपर्स जो है ना लगभग आपको 1.5 से 2 लाख रुपए तक का बजट आपको देके जाती है। हम कुंदरू लगाते हैं 2 से 2.5 लाख रुपए तक का बजट बन जाता है 1 एकड़ से साल भर का, क्योंकि ये लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है, 9 महीने तक लगातार फलती है और एक बार लगाते हैं तो 10-20 साल तक हम इसे चलाते रहते हैं। इसको हमें बार बार निकालना नहीं पड़ता, ना लगाना पड़ता। जैसे अभी आप लगा हुआ देख रहे हैं, अभी हम क्या करेंगे, अभी ये रिपेयरिंग जब करेंगे ना तो इसको यहाँ से हम बांध देंगे और इसकी यहाँ से कटाई कर देंगे और ऊपर का जाला साफ़ करके इसको छोड़ देंगे, और ये वापस से जैसे ही इसका टाइम आएगा फरवरी 15 के बाद ये अपने आप से स्प्राउटिंग करके और फैलने लग जाएगी और फलने लग जाएगी। मतलब लगाने की और निकालने का जो प्रोसेसिंग है वो बार बार हमें करना ही नहीं है, कोई झंझट नहीं करना। और मार्च से ये फलना चालू होगी तो नवंबर दिसंबर तक नॉन स्टॉप फलती है बिना रुके। ठीक है, सबसे नहीं, करेले के केस में नहीं होता, इसमें हो जाता है। तो ये लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है, सो ये लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए तक का बजट आपको देके साल भर में चली जाती है। फिर तीसरी जो हमारी फसल होती है पपाया, तो पपाया इसमें क्या होता है कि डिस्टेंस हमें मेंटेन करके लगाना होता है। बहुत घने में नहीं लगा पाते हम, क्योंकि घने में लगाएंगे तो एक दूसरे का जो छाया का अनुपात है वो बिगड़ जाएगा, धूप का अनुपात बिगड़ जाएगा। तो हम क्या करते हैं 15 बाई 15 पे लगाते, 202 पौधे लगते हैं कुल 1 एकड़ में, और उससे अधिकतम जो है ना 1 लाख रुपए तक हम साल भर में निकाल पाते हैं पपीते की फसल से। तो 2 इससे निकाले, 1 इससे निकाले, 1 उससे निकाले, 4 का हमारा बजट बन गया। अब आती हमारी एफडी क्रॉप अदरक, है ना। अदरक को हम एफडी क्रॉप बोलते हैं, या हल्दी भी जो भी लगाते हैं वो एफडी क्रॉप होती है। ये तो हो गई रनिंग क्रॉप, है ना। ये आपको हर वीक में पैसे देती जा रही हैं, हर हफ्ते हर दिन आपकी भाजी कट रही है, ठीक है, रनिंग आपका चल रहा है। ये वाली थोड़ी ठीक है भाई, मोटा पैसा देगी तो वो आप जमा करते जाइए, इकट्ठा रखते जाइए। और फिर जो इमरजेंसी एफडी क्रॉप है वो है अदरक या हल्दी। उसको आप कब निकालते हैं, हम लगाते हैं जैसे फरवरी में, तो इसको निकालते हैं अगस्त के महीने, अगस्त या सितंबर में इसको हम बेचते हैं। अगस्त सितंबर में बेचने पे 2 बड़े फायदे। पहला बड़ा फ़ायदा ये कि अगस्त के महीने में किसी भी व्यक्ति का अदरक, किसी भी किसान का अदरक बाज़ार में नहीं आता, ठीक है, क्योंकि अदरक लगता है मई जून में, पूरे भारत में लोग लगाते हैं मई जून में, और आता कब है, ये जनवरी में, ठीक है। तो ये टाइम पे आपको रेट के अंदाज़ा हो गई कि अभी क्या हालत है, ठीक है, 40 रुपये के आसपास का रेट है। लेकिन वही अदरक जो आप अगस्त में निकालोगे तो उसका रेट कम से कम गिरी से गिरी हालत में 60 रुपये और अधिकतम 100-150 रुपये तक भी चला जाता है, क्योंकि उस समय पे नया अदरक होता है, उस समय कोई का अदरक बाज़ार में नहीं आता। तो रेट आपको कितने मिल गए, मान के चलो दुगने ही मिल गए, 40 की जगह 80 पकड़ लो, तो दुगने रेट मिल गए और दुगना वजन मिल गया। क्योंकि जो अदरक आप अगस्त सितंबर में निकालोगे, अदरक में जो है 90% क्या होता है, पानी होता है, वाटर कंटेंट होते हैं, ठीक है। तो अगस्त के महीने में एकदम से वो वज़न में फूला हुआ रहता है, तो वज़न के पैसे आपको मिल जाते हैं, मतलब पानी के पैसे मिल जाते हैं कुल मिला के। वही अदरक अगर आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक आओगे तो हाँ बेशक थोड़ा सा ग्रोथ करेगा, वो बढ़ेगा, कंद की साइज़ बढ़ेगी, लेकिन 30% बढ़ेगा तो 50% मॉइस्चर डिटेक्ट हो जाएगा आपका,
ठीक है, तो 4 गुना लॉस पे जाओगे आप। मतलब जो अदरक आप अगस्त के महीने में 80 रुपये में बेच के जो पैसे बना सकते हैं, वो आप जनवरी में बेच के नहीं बना पाएंगे। और 4 महीने फील्ड अलग इंगेज रहेगी आपकी। और हम क्या करते हैं, अगस्त सितंबर में अदरक निकाला, और अगस्त में अदरक निकाला और पीछे से हम आलू लगा देते हैं। तो हमारी 1 मिनट अभी करते हैं हम लोग डिस्कस। हमने जैसे ही अदरक निकाला और पीछे से हमने आलू शिफ्ट कर दिया, वो फसल निकली और पीछे से आलू शिफ्ट कर दिया, तो वो टाइम जो हमारा अदरक को और खींचने में लग रहा, उसमें हमने आलू ले लिया। तो ठीक है भाई, जो भी मिलेगा 50,000 रुपये गिरी से गिरी हालत में आलू की फसल हमारी दे जाएगी 4 महीने में। और जनवरी आते आते फील्ड खाली हो जाएगी, फिर हम फरवरी से रूटीन में आ जाएंगे। ठीक है कि नहीं? तो अगस्त सितंबर में हम अदरक को निकालते हैं। तो अदरक मिनिमम जो क्वांटिटी है केजी में या कुंटल में बात कर लें तो 40 मिनिमम और अधिकतम 60-70 कुंटल तक आप 1 एकड़ में अदरक निकाल सकते हैं। ठीक है, 700 किलो अदरक की क्वांटिटी लगती है 1 एकड़ में, और 70 कुंटल तक आप अधिकतम निकाल सकते हैं। लेकिन एक आइडली कंडीशन अपन 50 कुंटल पकड़ के चलते हैं। गिरी से गिरी हालत में आप एक आदर्श कंडीशन में 50 कुंटल कहीं नहीं जा रहा आपका अदरक। और अगर 50 निकाल लिया और अगस्त में फील्ड खाली कर ली तो 5 अट्ठे 40, 4 लाख की फसल होती है। ठीक है, तो हमने पहले 4 हिस्से बना लिए, 4 हिस्से बना लिए, और बीच में जो और हमारे पास गैप रहेगा, उस गैप में हम कुछ ना कुछ और रनिंग फसलें डाल सकते हैं। सो उससे भी आप कुछ ना कुछ रिटर्न बना सकते हैं। जैसे मान के चलो अगस्त में ये खाली हुआ, आलू शिफ्ट कर दिया, प्याज शिफ्ट कर दी, लहसुन शिफ्ट कर दिया, या कुछ भी और पत्ती वाली सब्जी शिफ्ट कर दी। इस तरह का कुछ ना कुछ आप कर सकते हैं। भाई आपको थोड़ा भी गैप मिला तो उस गैप में आप क्या कर सकते हैं, वो आप सेट कर लीजिए। छोटी छोटी शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप है, ठीक है, तो वो करके भी आप 50-60 हज़ार रुपये तक का भी रिटर्न बना सकते हैं। पर मिनिमम से मिनिमम 8 लाख रुपए तक का, अधिकतम से अधिकतम 10 लाख रुपए तक का भी टर्नओवर आप 1 एकड़ से सामान्य कंडीशन में कर सकते हैं, अगर इसको आप ढंग से करते हो तो। ठीक है, और अगर हम प्रॉफिट की बात करें, खर्चे को निकालने की बात करें, तो खर्चा आप बहुत अधिकतम 3-3.5 लाख रुपए तक का खर्चा आप निकाल दीजिए। ठीक है, क्योंकि आपकी भी अपनी एक्सपेंस होगी, आपके जो स्टाफ करेंगे काम उनकी भी अपनी एक्सपेंस होगी। अगर आप 1 एकड़ के मॉडल की बात करते हैं तो 2 लोगों को चाहिए इसको रनिंग में चलाने के लिए। 2 लोग होना चाहिए ट्रेंड बिल्कुल, जो इसकी समझदारी रखते हों। तो 2 लोगों से ये 1 एकड़ का मॉडल पूरी तरह से डील हो सकता है। 2 लोगों की अगर आप कॉस्ट जोड़ो तो 6 से 7 हज़ार रुपये महीने की भी अगर कॉस्ट जोड़ते हो तो लगभग आपको एक व्यक्ति पर 70-80 हज़ार रुपये मतलब साल भर में खर्चा करना पड़ेंगे। तो 2 व्यक्तियों को मिला के बहुत अधिकतम 2.25 लाख रुपये आपको खर्चा उसमें करना पड़ेंगे। ठीक है, फिर बाकी का सीड है और चीज़ें हैं, खाद है, पानी है, संसाधन है, बिजली है, सब चीज़ों का खर्चा आप जोड़ोगे तो 3 से 3.5 लाख रुपए आप निकाल दीजिए। तो लगभग गिरी से गिरी हालत में 3 से 5 लाख रुपए तक का रिटर्न आप इस मॉडल से आसानी से बना सकते हो। ठीक है, तो ये रिटर्न की बात हो गई। फिर इसके बाद कोई व्यक्ति के पास खर्चे कम होते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि सबके एक जैसे खर्चे हों, और ज़रूरी ये भी नहीं है कि सबके एक जैसे रिटर्न हो। किसी का थोड़ा ज़्यादा उत्पादन हो गया, किसी को रेट अच्छे मिल गए, किसी का कुछ हो गया, तो वो गड़बड़ हो सकता है। लेकिन एक आइडियली 1 एकड़ में हम लोग एक इंजीनियर और एक डॉक्टर का जो पैकेज होता है, एक अच्छी सम्मानजनक जो राशि होती है 40-50 हज़ार रुपये, वो हम मंथली इससे आराम से बना सकते हैं। ठीक है कि नहीं? दूसरी बात, कोई भी तकनीक को अपनाने से पहले हमें इस बारे में गौर कर लेना चाहिए कि ये तकनीक ऐसा तो नहीं कि भविष्य में जाके एनवायरमेंटल वेस्ट पर या पानी के वेस्ट पर या फिर नेचर के द्वारा बनी हुई व्यवस्था के किसी भी पार्ट को कोई डैमेजिंग तो नहीं करेगी, है ना। जैसे मान के चलो हमने कोई भी तकनीक का उदाहरण ले लेते हैं जिसमें हमने बहुत ज़्यादा खर्चा करना है। ठीक है, जैसे हम लोग नॉर्मल पॉली हाउस की अगर हम बात कर लें तो कितना खर्चा हम लोग पॉली हाउस को बनाने में करते हैं, 40-50 लाख रुपए का खर्चा होता है। हाँ, और उसमें सब्सिडी सरकार देती है तो 25 लाख रुपए किसान को खर्चा करने पड़ते हैं। 25 लाख खर्चा करने के बाद हम कितने नुकसान करते हैं। पहला नंबर, सनलाइट से मिट्टी के संपर्क को हटा देते हैं। ठीक है, मतलब मिट्टी का संपर्क सनलाइट से हम तोड़ देते हैं, और जब मिट्टी का संपर्क सनलाइट से टूटेगा तो ये आप जान लीजिए, कितना भी आप कुछ भी कर लो, कितने भी उदाहरण दे लो, कितनी भी प्रॉफिट दिखा लो, लेकिन जब मिट्टी पे धूप नहीं पड़ेगी तो साहब रिसाइकलिंग नहीं होगी।
नेचर का एक आइडल रूल है, जिस मिट्टी पर, जिस प्राणी पर, जिस भी वनस्पति पर धूप पड़ेगी उसी में एनर्जी आएगी, और जिस पर धूप नहीं पड़ेगी एनर्जी नहीं आएगी। मतलब कुल मिला के नॉन एनर्जेटिक सॉइल हो जाएगी। सो पॉली हाउसेस वाले 4 साल में वो मिट्टी को बदलवाते हैं, ठीक है। तो वो एक अलग से लेंथी प्रोसेस हो जाएगा कि ये मिट्टी उठा के बाहर पटको, फिर बाहर की मिट्टी अंदर पटको, ये गड़बड़ बात है, ठीक है। और दूसरी बात ये होगा कि जो उसमें अनाज उगेगा तो उसमें ग्रोथ तो अच्छी होगी, हरा भी दिखेगा आपको, चमक भी दिखेगी, लेकिन एनर्जी नहीं होगी, ताकत नहीं होगी। सो वो फूड जो है ना आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं दे पाएगा, समझ रहे ना। आपको पेट भर देगा लेकिन एनर्जी नहीं दे पाएगा, ताकत नहीं दे पाएगा, न्यूट्रिशन नहीं दे पाएगा। तीसरी बात ये होगी कि कॉस्ट हमने लगा बैठे। चौथी बात ये होगी कि भारत में हमारे जो किसान हैं सामान्य खेती को अपनाने में तो पसीना छूटा जा रहा है, समझ रहे ना। पॉली हाउस एक बहुत हाईटेक फार्मिंग है, मतलब बहुत हाईटेक टेक्नोलॉजी है, और उसमें जो है ना बहुत एडवांस दिमाग चाहिए काम करने के लिए। और हमारी जो कंट्री है, हमारी कंट्री में अगर किसी व्यक्ति को फावड़ा थमा दो और उससे कहो कि ऐसे खोदना है, और अगर आपने नज़र हटाई तो वो पता चला ऐसे के ऐसे हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कब ऐसे हो गया, समझ रहे ना। फिर आप कहोगे क्यों भाई किधर, बोले अरे साहब, है ना, हाँ ऐसे करके फिर वो ऐसे करेगा। तो जिस व्यक्ति के पास इतना भी स्किल्ड नहीं है कि आपको आगे कैसे खोदना है, उस व्यक्ति से आप मतलब पॉली हाउस चलवाने की बात कर रहे हो, ये बहुत अटपटी बात है ना। मतलब एक समझ लो कि जिसको साइकिल चलानी नहीं आती है आप उसको सीधा एरोप्लेन पकड़ा रहे हो, ठीक है। तो ये बहुत गड़बड़ मामला है, वो नहीं होने वाला कुल मिला के सक्सेस, ठीक है। चौथी बात ये है कि उसमें जो है कॉस्टिंग आपकी इतनी ज़्यादा लगती है कि एक सामान्य किसान की बस की बात नहीं है। वो तो भाई वो कोई बड़ा कॉर्पोरेट वाला ही कर पाएगा ही, है ना। सामान्य किसान की बस की बात नहीं है, जो बेचारा जो है ना अगले सीज़न के लिए बीज जुटाने के लिए मजबूर है कि अगले सीज़न की बीज की तैयारी कैसे करेंगे, वो कहाँ से इतना महंगा पॉली हाउस लगाएगा, मतलब कल्पना के बाहर है। तो वो छोटे किसान के बस की बात तो है नहीं। और इस कंडीशन में क्या होगा, अगर हम उस चीज़ को बढ़ावा देंगे तो धीरे धीरे जाके किसानों का माइग्रेशन होगा, क्योंकि जब छोटे किसान के बस की कोई टेक्नोलॉजी नहीं रहेगी तो वो क्या करेगा, धीरे से मजबूर होके ज़मीन को बेच देगा और जाके शहर में जाके मजबूरन नौकरी करेगा या कुछ और काम करेगा, ठीक है कि नहीं। सो माइग्रेशन हमारा फार्मिंग से होगा, और माइग्रेशन के साथ में जो हमारा बेसिक कल्चर है इंडिया का या बेसिक नॉलेज है एग्रीकल्चर का, वो विलुप्त होता चला जाएगा, ठीक है। और वो लगातार हो रहा है, ठीक है। अब ये सब होने के बाद सबसे बड़ा जो नुकसान है वो ये कि इन्वायरमेंट को कितनी हानि होगी। आप ज़रा गौर करो, ये प्लास्टिक अगर हम पूरे खेतों में ये सब पॉली हाउसेस ही बनाते रहे तो आने वाले समय में इतने प्लास्टिक के ढेर हम खड़े कर देंगे कि इससे निपटने के लिए फिर हमें जो है सैकड़ों वर्ष लग जाएंगे, ठीक है कि नहीं। तो प्लास्टिक का एक पूरा जंगल खड़ा हो जाएगा। तो कुल मिला के वो सही टेक्नोलॉजी नहीं है। तो हमको क्या होता है कि जब हम कोई भी चीज़ को शुरुआत में लेते हैं तो हमें लगता है कि यार ये बढ़िया है ना, इसको कर लो, ये अच्छा है, ये अच्छा है, हमें तात्कालिक लाभ उसमें दिखता है, लेकिन दूरगामी जो उसके दुष्परिणाम होते हैं उसके बारे में हमें जानना बेहद ज़रूरी है। अब इसका क्या है, इसका ये है कि इसका कोई दूरगामी दुष्परिणाम है ही नहीं, ठीक है। इसका केवल परिणाम ही परिणाम है, क्योंकि इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं वो सब लोकली इस्तेमाल हो रही हैं, ठीक है। आपको कोई भी बाहर से चीज़ परचेस करने की बहुत रेयर कंडीशन में भी ज़रूरत नहीं है। बांस है, लकड़ी है, ये सब देखो, अगर आपके पास नहीं है तो आप पड़ोसी से लोगे, पड़ोसी के पास नहीं है लकड़ी के टाल से लोगे, कहीं से भी तो लेगो ना। लेकिन फैक्ट्री में तो नहीं बन रही ना बांस, अगर टाल से भी आएगी तो वो अल्टीमेटली डिमांड किसके पास जाएगी, फार्मर के पास ही, ठीक है कि नहीं। टाल वाला किसान के पास जाएगा, भैया बांस दो, ठीक है। तो कुल मिला के ये है बात। और फिर आप ये खुद भी उगा सकते हैं, ठीक है। आप बॉर्डर पे इसको लगाइए तो आप अपना बांस की खुद वो कर सकते हैं, अपनी खेत की ज़रूरत पूरी, ठीक है। तो बांस लगना है, इसमें जो घास लगनी है वो भी आपके खेतों में होने वाली चीज़ है, ये भी कहीं कोई बाहर से नहीं आने वाली है। फिर इसमें जो बायर लगता है तो बायर की जगह पर आप इसी लकड़ी को फटा के और पतला पतला ये भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ये नहीं भी कर रहे तो बायर जो है ना डिस्पोजेबल होता है, ये जो आयरन बेस्ड बायर होता है, इसको इसमें जंग लग जाती है 3-4 साल के बाद, तो आप इसको पूरा ये लपेट के और गड्ढे में थोड़ा सा दबा दीजिए मिट्टी से, 5 महीने में जो है ना वो मिट्टी में मिल जाएगा। सो बायो डिस्पोजेबल है। ओवरऑल ये मॉडल की जो खूबसूरती है वो ये है कि इन्वायरमेंटल वेस्ट पर किसी भी तरह से कोई हानि हम नेचर को नहीं पहुँचा, और नेचर के जो बुरे असर हैं उसको हम बचा ले जा रहे हैं।
बुरा असर क्या है? तेज़ गर्मी। साहब कितनी भी तेज़ गर्मी हो जाए, लपट से आपकी फसल झुलस नहीं सकती। क्या है दूसरा इफेक्ट? तेज़ ठंडी। तेज़ ठंडी में आज तक हमारे को इस मॉडल में 7-8 साल लगातार हो गए हैं काम करते हुए, आज तक हमने इस मॉडल में पाला लगते नहीं देखा। सर ये कोई भी फसल हो। टेम्परेचर कितना लो जाती है? टेम्परेचर आप लगभग सामान्यतः बाहर से 4-5 डिग्री तक कम आसानी से कर सकते हैं नॉर्मल कंडीशन में। कंपेयर कर रहा हूँ पंजाब से, हैं? विंटर्स और समर्स का। आप 50 डिग्री के तापमान में भी इसमें आसानी से फसल उगा सकते हैं, 50 डिग्री में भी, और 50 के ऊपर भी समाधान हमारे पास है। ठीक है, सो कितना भी हाई टेम्परेचर हो, ये मतलब एक आइडियली तौर पर फसल को उगाने में सक्षम है। कितनी भी ठंड हो, पाला लगने में मतलब पाला को बचाने में ये पूरी तरह से सक्षम है। फिर आती है ओले की कंडीशन। ठीक है, क्लाइमेट का जो असर होता है वो ओले का भी बहुत बड़ा खतरा होता है। ओले में क्या होता है कि जब एक ऊपर हमारी एक फसल रहेगी कवर क्रॉप के रूप में और घास रहेगी, तो कम से कम कुछ नहीं तो 90% ओला का जो प्रेशर है वो हमारी घास झेल लेगी। मतलब ऊपर वाली जो फसल है या घास है उस पर असर पड़ेगा और नीचे की फसल पे हमारा कोई असर नहीं पड़ेगा। तो अगर हम 4 फसलें उगा रहे हैं तो ठीक है भाई, अगर एक आध डैमेज हो भी गई तो 3 फसलें हमारी बराबर से सेफ रहेंगी। ठीक है कि नहीं? और बहुत रेयर कंडीशन में मतलब ओले से इसमें नुकसान होता है, वो भी 10 से 15%। तो ओले को भी ये प्रोटेक्ट कर लेती है और डैमेजिंग कुछ होना नहीं है भाई। लागत हमारी क्या लगी है? घास लगी है, इस पर ओला लगेगा तो क्या होगा? ये टूटेगी और क्या होगा इससे ज़्यादा। ठीक है कि नहीं? अगर पॉली हाउस लगा के बैठ गए और ओले पड़े तो पूरी फटा देगा, फिर आपको पूरे से नया लगाना पड़ेगा। ठीक है ना? हाँ, पूरा डैमेज हो जाता है। तो इसमें क्या जाने वाला हमारा? कुछ भी नहीं। तो कुल मिला के हम एक नेचुरल विकल्प के साथ, एक सस्टेनेबल विकल्प के साथ में, इस मॉडल के साथ में हम अपने खर्चों को कम करके प्रॉफिट को, आमदनी को या अपनी प्रोडक्टिविटी को मेंटेन कर सकते हैं। अब इस मॉडल में देखो, आज हमारे दुनिया के बीच में या हमारे बीच में क्या चैलेंजेस हैं? 3-4 तरह के चैलेंजेस हैं। नंबर 1, हम जिस सिचुएशन में खड़े हैं उसकी हम बात करें। पहले तो हमें प्रोडक्टिविटी मेंटेन करनी है। ठीक है, प्रोडक्टिविटी इसलिए मेंटेन करनी है क्योंकि आबादी बढ़ रही है भाई। ठीक है, अगर हम प्रोडक्टिविटी मेंटेन नहीं करेंगे तो अपनी आबादी को कैसे हम भोजन दिला पाएंगे? सो हमें प्रोडक्टिविटी एक चैलेंज है। दूसरा चैलेंज ये है कि हमें क्वालिटी ऑफ फूड भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भैया आप प्रोडक्टिविटी कर लो और जहर खा लो, तो क्या मतलब है फिर? इससे अच्छा है तो फिर खाओ मत, व्रत रख लो। ठीक है कि नहीं? तो क्वालिटी चाहिए हमें अब फूड में, ये एक चैलेंज है। हर व्यक्ति चाह रहा है कि ठीक है हम 4 की जगह 3 रोटी खाना पसंद करेंगे, पर हमें केमिकल वाली नहीं चाहिए। ठीक है कि नहीं? तीसरा चैलेंज ये है कि ज़मीन लगातार हमारे पास कम होती चली जा रही है। प्रति व्यक्ति ज़मीन का रकबा कम होता चला जा रहा। आज एक ज़माने में 100 एकड़ वाला आज 2 एकड़ पे आ चुका है। ठीक है, क्योंकि परिवार बढ़ रहे हैं, डिवाइडेशन हो रहा है। ठीक है, माइग्रेशन भी हो रहा है और एक्सटेंशन हो रहा है शहरों का। तो जहाँ पर एक समय में खेती होती थी, आज उसी शहर में पता चला वहाँ पर कंक्रीट का जंगल खाया गया। तो ज़मीन का रकबा प्रति व्यक्ति कम हो रहा है और वैसे भी लैंड होल्डिंग लगातार कम होती चली जा रही। और तीसरी तरफ आबादी बढ़ रही और चौथी तरफ जो है ना, हमें क्वालिटी ऑफ फूड की डिमांड है। तो इतने सारे चैलेंजेस आप कैसे एक साथ में पूरा कर लोगे? कौन सी तकनीक है जो आप एक साथ इन सारे चैलेंजेस को पूरा कर सकते हो? तो मल्टीलेयर फार्मिंग एकमात्र एक विकल्प है जिसमें आप प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा सकते हो, खर्चे भी कम कर सकते हो, तमाम तरह की जो समस्याएं हैं, पानी की, खरपतवार की, कीड़ों की, मौसम क्लाइमेट की, खाद की, इन सब की समस्याओं को भी आप कंट्रोल में ला सकते हो, कम कर सकते हो और इनके लिए कोई खर्चा नहीं करना। आप बताओ, खरपतवार को ख़त्म करने के लिए क्या खर्चा किया? कोई खर्चा नहीं किया, बल्कि हमने उत्पादन और ले लिया। ठीक है, और एक जीता जागता उदाहरण मैं बता रहा हूँ, ये बेड देख लो आप, इस पर हमने कोई फसल ग्रो नहीं किया। ठीक है, तो कितना खरपतवार है। बाजू वाले बेड पर आपके सामने फसल लगी हुई है, इस पर कोई खरपतवार नहीं। मतलब जब आप अपनी फसल को बोते हैं तो खरपतवार को निकलने के लिए स्पेस नहीं मिलता है, और जब अगर आप कोई अपनी फसल नहीं बोओगे तो खरपतवार ही उगेगा, फिर और कुछ नहीं उगेगा। ठीक है कि नहीं? सो ये आपके मैनेजमेंट पर डिपेंड है। तो कुल मिला के पत्ती वाली सब्जी हमारी मल्चिंग का काम करती है, कवर क्रॉप का काम करती है और खरपतवार को ना उगने देने के लिए भी हमारे लिए सहायता करती है। तो खरपतवार बच गया, पानी बच गया, कीड़े बच गए, मौसम परिवर्तन का प्रभाव बच गया। ठीक है, और कम खाद में काम हो गया। अब कम खाद की जो कहानी है वो भी मैं बता देता हूँ। कम खाद कैसे लगेगा इसमें? जंगलों को आप अगर समझोगे तो जंगलों में आप देखो कि हम लोग देखते हैं वहाँ पर बहुत बड़े झाड़ होते हैं।
ठीक है। और फिर उसके नीचे पता चला छोटा पेड़ लगा है, फिर उसके नीचे देखा तो और छोटा पेड़ लगा है, फिर उसके नीचे झाड़ियां हैं, कांटेदार कटीली झाड़ियां हैं, फिर उसके नीचे घास उग रही है। तो वो भी तो एक ही स्थान पे सब कुछ हो रहा है ना, बड़ा पेड़ फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा और घास। ये कैसे हो रहा है संभव? ये कम्युनिकेशन से संभव हो रहा है। कंपेनियन प्लांटिंग एक साइंस है, इसमें बेसिकली क्या होता है, हम आपको इस ढंग से समझा देते हैं। एक फसल जैसे हम लोग खाना खाते फिर क्या करते हैं, वेस्ट करते हैं। संसार का प्रत्येक जीव, प्रत्येक पौधे भोजन बनाते हैं, खाते और वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये पौधे भी खाना बनाते हैं, खाते हैं, फिर वेस्ट करते हैं। तो इनके जो वेस्ट हैं वो अवशेष होते हैं, ठीक है। अब एक फसल का वेस्ट इस ज़मीन के अंदर पड़ा है, हमने वही फसल आगे जाके दोबारा फिर लगा दी, फिर दोबारा फिर लगा दी, फिर तीसरी बार लगा दी। मतलब कंटिन्यू अगर हम एक ही फसल लगातार लगाते जाएंगे तो उस फसल के वेस्ट या ये कह सकते हैं अवशेष मिट्टी के अंदर लगातार पड़े रहेंगे। तो आने वाले समय में वो फसल में कीड़े बहुत होंगे, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता नगण्य हो जाएगी और बीमारियां उसमें बहुत आएंगी, ग्रोथ नहीं होगी। कुल मिला के वो फसल से आपको माइग्रेट ही होना पड़ेगा, क्योंकि उस फसल के वेस्ट पे ही आप उस फसल को फिर से उगा रहे हैं। समझ रहे ना? तो हमें क्या करना होता है, हमें ये समझना होता है कि कौन सी फसल का वेस्ट किस फसल के भोजन का माध्यम बन सकती है। जंगलों में जो पौधे उगते हैं एक साथ में, वहाँ पर ना तो हम एक दाना यूरिया का डालने जाते हैं, ना एक बूंद दवाई स्प्रे करने जाते हैं, ना एक बूंद पानी डालने के लिए जाते हैं, ना ही एक रखवाला रखते हैं, ना ही कोई ट्रैक्टर चलाने के लिए जाते हैं, ना ही कोई और अन्य खर्चा करते हैं। करते क्या? नहीं करते। लेकिन हमसे बेहतर स्थिति में है वो, है कि नहीं है? हमसे बेहतर स्थिति में एक आम का पौधा पालने के लिए आदमी को पसीना छूटाता है, ठीक है। और वहाँ पर बट वृक्ष लगे हुए हैं बढ़िया से, और कोई मेंटेनेंस नहीं है, कोई देखरेख नहीं है। क्यों? क्योंकि एक फसल का जो वेस्ट है वो दूसरी फसल का सहयोगी है वहाँ। अब ये एक बहुत बड़ा साइंस है, इस पर बहुत लंबी चर्चा है, 5-6 दिन भी इसके लिए कम पड़ जाएंगे। सो मोटा मोटी हमने आपको खर्रा दे रखा है पर्चा, ठीक है। उस पर्चे में आप देखिए कि ये फसल ये फसल ये फसल ये फसल 4 एक साथ लगानी है। तो इसका मतलब ये वो अध्ययन करके ही हमने पूरा बनाया है कि कौन सी फसल वेस्ट करेगी तो उसका भोजन दूसरी फसल को मिलेगा। जब हम एक साथ ये फसलें लगाते हैं तो एक फसल दूसरी फसल का सहयोगी हो जाती है। तो हमें क्या, सामान्य तौर पे तो हम देखेंगे कि अरे यार 4 फसलें लगाएंगे तो 4 गुना खाद डालना पड़ेगा, यही है ना भाई, कॉमन सेंस की बात है। लेकिन इस मॉडल की ये खासियत भी है कि आप 1 गुना खाद डालते हैं और 4 गुना फसल को मल्टीप्लाई होकर मिल जाता है। मतलब मिट्टी का आपको बेस बनाना होता है, खाद तो वो आपस में उसकी जो है पूर्ति हो जाती है। तो हमें खाद की कम आवश्यकता पड़ती है, तो खाद भी हमारा कम लगा। तो इतने सारे मुनाफे एक साथ इस मॉडल में होते हैं। पर इस मॉडल के साथ में काम करने के लिए आपको 3-4 चीज़ें बहुत बेसिक चाहिए। नंबर 1, 8 से 10 घंटे का वक्त चाहिए। ये ऐसे नहीं होगा कि ठीक है अपने कर्मचारी को बोल दिया और अपन चले गए मित्र की शादी में, ऐसे नहीं होने वाला ये आपके मतलब आपका पूरा डेडिकेशन इस मॉडल के लिए चाहिए, ठीक है। तो 8 से 10 घंटे का टाइम चाहिए, स्किल्ड चाहिए, पेशेंस चाहिए, होशियारी चाहिए, सूझबूझ और समझदारी चाहिए। ये 5-6 चीज़ें चाहिए। अगर इतनी चीज़ें आपके पास अगर हैं तो इसमें आप बेशक 40 से 50 हज़ार रुपये की एक सम्मानजनक आमदनी महीने की 1 एकड़ की भूमि से कर सकते हैं, ठीक है। और अगर इन 5 में से कोई भी चीज़ गड़बड़ करी आपने तो फिर नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये एक पूरा किराने की दुकान जैसा काम है। आप इसको जितना मतलब टाइम दोगे और जितना आप इसको सजाओगे ये उतना अच्छा रिटर्न आपको देगा, ठीक है। तो लगभग हमारी बात अब मतलब हो चुकी है। अब आपके जो सवाल हों वो आप हमसे पूछ सकते हैं। कुंदरू की जगह क्या एक लगता है? करके, हाँ। कुंदरू की जगह क्या लगा? हमारा राजस्थान में कुंदरू नहीं होता। कुंदरू की जगह पर आप पड़ोरा लगा सकते हैं, परवल लगा सकते हैं, करेला लगा सकते हैं। इन 4 में से कोई एक। परवल भी इसकी तरह चलती रहती है कि उसका हर साल परवल चलती रहती है। परवल और कुंदरू हाँ, से एक परवल कुंदरू एक जैसी है। करेला और आपको पड़ोरा बार लगेगा। घोड़ा क्या है? ककोरा बोलते हैं उसे। बरसात के समय में काफ़ी अच्छे प्राइजेस हैं घोड़ा, हाँ ककोरा। सॉरी एक करके बोलिए। हाँ हाँ, अगर कोई कीड़े लगते हैं या कीट पतंगा लगता है तो उसके लिए फिर ट्रीटमेंट है।
वो हम ट्रीटमेंट वाले उस पे टॉपिक पे बात करेंगे। उसमें बेसिकली क्या होता है ना कि पहले तो हम फसलों को टाइम और पूरे मैनेजमेंट के साथ में और पूरी कंप्लीट डाइट के साथ में प्लांटिंग करते हैं। सो जब हम ये कर पाते हैं तो फिर उसमें बीमारियां कम पनपती हैं, क्योंकि पौधा जन्म से ही हेल्दी होता है। और जब हेल्दी पौधा होगा तो हेल्दी पौधा होगा तो बीमारियां बेशक उसमें कम लगेंगी, है ना। अगर मान के चलो पौधा अनहेल्दी है तो निश्चित ये बीमारियां उसको लगेंगी। तो पहले हम पौधे की हेल्थ पर ध्यान देते हैं। जितनी ज़्यादा बढ़िया हेल्थ होगी उतना बेटर हमारी ईल्ड है, ठीक है। फिर उसके बाद भी अगर कुछ थोड़ी बहुत बीमारियां लगती हैं तो उसके लिए मैनेजमेंट है, वो करेंगे डिस्कस। सर तो वाटर मैनेजमेंट कैसा है? बीज मिलेगा सर आपके पास? सर सैंडी सॉइल वाटर बिल्कुल नहीं टिका पाती है, तो आपने 2.5 फुट 2 फुट के नीचे तक बात की है, लेकिन वाटर डालने के साथ साथ तो गया नहीं है। उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, पानी की मात्रा को फॉगर एरिगेशन से कंट्रोल करना पड़ेगा। मतलब उसमें जो सिंचाई की व्यवस्था होगी वो फॉगर एरिगेशन से होगी। नहीं, हमारे खेत में दीमक बहुत लगते हैं, तो ये सब तो नहीं, दीमक से फसल को कोई क्षति नहीं पहुंचती है। दीमक जो है ना हमेशा सड़ी हुई या फिर सूखी हुई या कंपोस्ट की हुई या अनकंपोस्ट की हुई चीज़ों को खाता है। जैसे मान के चलो बैम्बू को वो खा सकता है। हाँ, तो इसके लिए ट्रीटमेंट करते हैं अपन, पेंट वगैरह का करते हैं। बेड पर पैर मत रखिएगा प्लीज, है ना। ये देखो बेड है, ये रास्ता है चलने का, आपको इसी रास्ते पे ही खड़े रहना और इसी रास्ते से आगे पीछे मूवमेंट होना है, ठीक है। हाँ, इस पे ध्यान देना। हमारे बिहार में इतना पतला बांस नहीं मिलता, तो कोई बात नहीं, थोड़ा मोटा लगा सकते हो, 2 इंच तक बहुत लगा। मोटा आता है। और ये तो जैसे आप इसमें लिखे हुए हो ना, 1 से 1.25 इंच। 15 रुपये का ये आता है, वो हम लोगों को जो मिलता है 20 फीट प्लस का होता है, उसका दाम 200 रुपया होता है। बांस का इस्तेमाल ना करके आप कोई भी वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आपके पास कुछ ना कुछ तो सस्ता होगा, जैसे सफ़ेदा कई जगह पे बहुत सस्ता होता है, या फिर कोई भी लकड़ी आपको मिल जाए। सफ़ेदा मतलब नीलगिरी, यूकेलिप्टस, कोई भी जो सस्ती मिल जाए आपको। 9 फीट हाइट और विड्थ आप बहुत अधिकतम तो 2 इंची तक ले सकते हैं। वही तो नहीं, कवर डालेंगे जो बांस और परमल अलग अलग है। लोग तो बोलते हैं परमल और करोंदा नहीं, अलग अलग। ऑटोमेटिक कड़वे उभरेंगे, मीठे मतलब कहाँ मिलेंगे? कौन सी वाली? ये कुंदरू तो हाँ, इसमें क्या होता है, एक वैरायटी होती है जो वाइट उसका कलर होता है, वो कड़वी होती है। हाँ, वाइट भारी होती है, वो कड़वी होती है। सो हम लोगों के जो हमारे पास जो है वो लंबी होती है और वाइट नहीं होती, ग्रीन ही होती है। बीज मिलते हैं, बीज नहीं, इसकी कटिंग सूट से लगती है। वेजिटेबल कब बोना चाहिए? 1 सप्ताह का, बहुत अच्छा। सर ककोरा का मिल जाएगा सर? जी, ककोरा का बीज? ककोरा का बीज अपने पास नहीं। सर जैसे ये मार्केट में और करेला और पड़ोरा मार्केट में मिलेगा सर? नहीं, सर जैसे भी ऊपर पूरा मेथी लगा हुआ है, तो नीचे जो अदरक और हल्दी लगी हुई है, उसके पत्ते फिर कैसे ऊपर ग्रो करेंगे? हाँ, गुड क्वेश्चन। सुनो 1 मिनट, इन्होंने कहा है कि अगर अदरक या हल्दी की फसल जमीन के अंदर है तो वो पत्ती वाली सब्जी लगी है तो वो कैसे निकलेगी। तो इसमें क्या होता है कि पहले नंबर तो ये लगभग 2-2.5 महीने तक तो निकलने ही वाली नहीं होगा। 2 महीने मान के चलो, तो 2 महीने तक तो आपकी ये फसल बराबर चलती रहेगी। 2 महीने के बाद ये फसल आपकी लगभग धीरे धीरे कम होती जाएगी और वो जो है ना धीरे धीरे निकलता आएगा। तो आपको एक सिचुएशन ऐसी बनेगी कि जब आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये अदरक का पौधा ये हाथ से निकल ना जाए, ठीक है। तो वो सिचुएशन लगभग 1 सप्ताह या 10 दिन की होगी। उसके बाद जब नेक्स्ट हार्वेस्टिंग होगी तो वो पूरा ऊपर आ जाएगा और ये धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। तो ये पौधे बिगड़े होते जाएंगे, वो घने होते जाएंगे। तो ये जो सर इतने घने में मतलब ये ध्यान रखना कि वो अदरक के पत्ते कौन से हैं या वो तो अपने आप समझ में आता है, ये पत्ते अलग दिख जाता है। हाँ, वो ध्यान रखना पड़ेगा। इस मॉडल के लिए 2 महीने तक अदरक तो अलग से दिखता है, उसके बाद जब वो निकलेगा एक सिचुएशन आएगी जब आपको ध्यान रखना। वाटर मैनेजमेंट कितना घंटा चलाना घास पड़ेगा? का इस्तेमाल कर सकते हैं। सर इस मॉडल के लिए मतलब जरूरी है क्या फॉगर और ये? देखो धान का पैरा इस्तेमाल करो, आप खजूर की टांग ले सकते हैं।
की भी पत्ती इस्तेमाल कर सकते हैं, ताड़ के पत्ते भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कई चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। और जरूरी है मतलब फिक्स होने मतलब है लगानी है नहीं फॉगर जी हाँ 1 मिनट जी कर सकते हैं हाँ कर सकते हैं। उसके कॉम्बिनेशन की लिस्ट है। जैसे आपको देखो टमाटर करना है तो टमाटर किस मॉडल के साथ में हो सकता है, किन फसलों के साथ में हो सकता है और किस मंथ हो सकता है, ये ऑलरेडी फिक्स है पहले से। तो उसकी लिस्ट है। आपको अगर टमाटर उगानी है तो टमाटर के साथ साथ में कौन कौन से कॉम्बिनेशन है, कितनी फसलें उगा सकते हो, उन मॉडलों को देख लो, उनमें से कोई भी एक मॉडल कर लो। सर ये 5वां लेयर कब लगेगा? हाँ एक बहुत अच्छा सवाल किया, 5 तो भूल ही गए, 5वां 5 लेयर के लिए क्या करते हैं, ये जो स्पेस है ज़मीन से लेकर ये इतना करीब 4 फीट का स्पेस बचता है हमारे पास। इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे वायर बांधते हैं और वायर को कंटिन्यू सीधा लास्ट तक ले जाते हैं। फिर इस हाइट पे 1-1 फीट की हाइट पे ये वायर बांधेंगे। फिर 2-2 फीट पर हम बीच में सेंटर में लौकी गिलकी इस तरह की चीज़ें लगाएंगे और वो जाके उस तार पे जाला बना देगा। जो अदरक है हाँ ऊपर भी आकर ना ऊपर जाने नहीं देंगे ना तब। हाँ इसी जाले पे उसको वो करते हैं। हाँ तो 5वां थोड़ा सा कठिन होता है पर हम लोग कर सकते हैं। हाँ कि आपने कहा 2 महीने अदरक निकलेगा नहीं, फिर अप्रैल मई जून और जून जुलाई, तो इतना में तो मैच्योर नहीं हो पाएगा ना क्या अगस्त में अदरक? अदरक नहीं वो तो जुलाई में, मतलब अगस्त का मतलब ये नहीं होता है अगस्त फर्स्ट वीक, मतलब अगस्त लास्ट और सितंबर 15 इस बीच में हम लोग उसको निकालते हैं। सो 2 महीने के बड़ी हो जाती है। हाँ 15 जून के बाद बारिश आती है तो 15 जून जुलाई और अगस्त मतलब उसको 2.5-3 महीना मिलता है, उसमें गांठ बन जाती है। पूरी बड़ी तो नहीं बढ़ती पर 20-25% कम रहती है पर निकाल सकते हैं। इसकी जो डेंसिटी है एक मिनट हाँ उसके लिए एक अच्छा ये तरीका भी है कि जैसे मान के चलो कई बार क्या होता है ना, देखो ये जो बात है ना इस पे थोड़ा सा क्लियर हो जाओ आप सभी लोग कि कई बार ऐसा होता है कि कंद जो होता है ना मिट्टी के हिसाब से भी ग्रो करता है। तो कई जगह की मिट्टी, सॉइल की कंडीशन, पानी की कंडीशन और क्लाइमेट की कंडीशन भी गांठ बनने पे डिपेंड रहती है। हो सकता है कि जून से ही आपकी गांठ बनना चालू हो जाए और जुलाई तक एक प्रॉपर गांठ बन जाए, अगस्त तक प्रॉपर गांठ बन जाए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अगस्त के बाद ही गांठ बनना चालू हो, ये भी हो सकता है। तो उस जगह पे आप टेक्निकली क्या कर सकते हैं, हम आपको बता रहे। हमने क्या किया, इस साल अदरक बोया उदाहरण के तौर पर, और हमारा निकलना था कब, अगस्त सितंबर में मान के चलो निकालना है, हमने ये साल नहीं निकाला, ठीक है, एक बैकअप बना लिया 1 साल का, और हम अपनी सारी फसलें अपनी लेते रहे। अदरक नीचे लगा रहा है, ठीक है, अभी भी लगा है, जनवरी आ गया अभी भी लगा है, हमने जाके इस पर फिर लीफी वेजिटेबल बो दी, ठीक है, क्योंकि जब उस समय पे जब अदरक आपका पूरा मैच्योरिटी पे आ जाएगा तो क्या होगा कि वो अदरक तो रहेगा लगभग 1 से 2 इंच की गहराई पे और ऊपर से जो है ना वो डंठल अंठल सब छोड़ ही देगा। तो आप पूरे डंठल साफ करके थोड़ी सी हल्के से खुरपी टाइप से कुछ ग्रिप बना के और उसमें अपनी लीफी वेजिटेबल फिर से बो दो। अदरक लगा रहने दो, तो अदरक के पत्तियां तो रहेंगी नहीं रहेंगी ना, वही तो कह रहा हूँ, वो अपने आप निकल के हट जाती हैं। जब अदरक पक जाता है तो अदरक से अदरक की पत्ती अलग हो जाती अपने आप। अभी दिखा दूंगा मैं आपको, ठीक है? हल्दी के केस में भी यही होता है, सेम टू सेम। तो आप क्या करिए, अदरक को लगा रहने दीजिए। अब अदरक ऑलरेडी मैच्योरिटी पे आपका है, ठीक है, और जाके अब आप उसको फिर अगस्त में निकाल दो, हाँ नेक्स्ट ईयर। तो क्या होगा कि अदरक का जो वजन है ना वो वजन भी आपको मिल जाएगा, और कंद का जो बेस है वो बेस पहले से बना रहेगा ना, मदर सूट ज़्यादा बड़ा रहेगा तो अगस्त के महीने में गांठ उसकी ज़्यादा बन जाएगी। सो 1 साल का बैकअप रख के आप ऐसा कर सकते हैं, तो उस समय पे फिर आपको काफ़ी अच्छा सर ये हो सकता बाउंड्री का जो, और फिर मालूम है क्या, अगस्त की जगह पे आप जुलाई में भी निकाल सकते हो उसको, सर इसका और अर्ली भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी पहले से वो मैच्योरिटी पे है ही, है ना, खाली हमें टाइमिंग सेट करनी थी रेट के हिसाब से। जैसे कहीं अपन पपीता का से प्लांटेशन करते हैं तो उसमें कितने बाई कितने में अपन कर सकते हैं? 15 बाई या फिर 12 बाई 15 बस, इससे ज्यादा नहीं कर सकते डेंसिटी। नहीं तो जब पपीता निकलेगा तो उसको चौड़ा करना पड़ेगा क्या? कुछ नहीं करना पड़ता, अपने आप निकल जाता है सर इसका प्लेस कुछ भी नहीं करना, वो अपने आप निकलेगा।
सर हाँ, इसका जो प्लेस होगा वो अलग अलग होगा, किससे प्लीज? मतलब ये मल्टी लेयर में जो एक ही बेड में करेंगे तो अलग अलग बीज का प्लेस अलग अलग होगा, लेयर हाँ, अलग अलग होगा। बिल्कुल, तो प्रैक्टिकल अभी कराएंगे ना। सब प्रैक्टिकल होना है। एक बेसिक हमने आपको समझा दिया। अब आपका टी ब्रेक हो गया है सर एक सेकंड, आप जो है ना चाय पी लो और उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट मॉडल डिस्कस करते हैं, ठीक है? नहीं नहीं, 3 इंच का, 3 इंच का। तो फिर इसका पानी जो अगर नीचे आएगा ना, तो उसको बाहर के अगर लगाते हैं तो दीमक सर जैसे अदरक में मिट्टी चढ़ती है सर, पेंट कर, सर पेंट करके, किस पेंट